गुड आफ्टरनून ऑल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? थम्स अप करके एक बार बता दें जल्दी से। है ओके। तो आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी आपकी वैकेंसी निकली हुई है प्रिंसिपल ग्रेड 1, ग्रेड 2, असिस्टेंट डायरेक्टर, हाँ डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम में सर्वेइंग सब्जेक्ट से आपको क्या क्या पूछे जाने वाला है, ठीक है। अगर आप सिलेबस देखोगे तो पार्ट बी वाला जो आपका टॉपिक है, मतलब पेपर है, उसके अंदर जो 10th यूनिट आपकी है वो है सिविल की यूनिट। क्लियर? 10th यूनिट जो आपकी है वो कौन सी है? सिविल की यूनिट है, ठीक है। इस यूनिट के अंदर अगर सब्जेक्ट्स आप देखो तो टोटल 5 पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। अगर आप फर्स्ट पॉइंट की बात करो तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, देयर यूजेस, वेरियस सिविल इंजीनियरिंग सर्वे। ये 3 टॉपिक इन्होंने यहाँ पे दिए हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट के आपको। क्लियर? इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये बिल्डिंग बाय लॉज जो आपका बिल्डिंग ड्राइंग में यूज होता है, प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक ब्रिक, सीमेंट, कोर्स, एग्रीगेट, स्टील रेनफोर्समेंट। मतलब ये आपका दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। अपन आज स्टार्ट जो कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा सर्वेइंग है और सर्वेइंग के अंदर आपके सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेस, वेरियस सिविल इंजीनियरिंग सर्वे। क्लियर? मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो इन 3 टॉपिक्स के अंदर ही 70% से 80% आपका सर्वेइंग के सिलेबस को कवर अप कर दिया गया है। कुछ टॉपिक्स हैं जो छोड़ दिए गए हैं, क्लियर, वो 20 to 30% में आपका आता है। मतलब 70 to 80% आपको सर्वेइंग का सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट पढ़ना है। क्लियर? तो ये हो गई है सिलेबस की बात, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सर्वेइंग। क्लियर? और सर्वेइंग में सबसे पहले हम यहाँ समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। सारी चीजें बेसिक्स इन्होंने दी हैं, कोई बहुत ज्यादा सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया है। क्लियर? बेसिक चीजें हैं। सर्वेइंग के अंदर आपके फैक्चुएट क्वेश्चंस ज्यादा बनेंगे, ठीक है। समझते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि व्हाट इज सर्वेइंग। सर्वेइंग से आप क्या समझते हो? सर्वेइंग आपका क्या कहलाता है? ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों का यहाँ पे आंसर होता है कि जनरली हम साइट पे जाते हैं, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, वही हमारा सर्वे होता है। भाई एज अ सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सर्वेइंग की आपकी डेफिनेशन नहीं हुई, या फिर एज अ सिविल इंजीनियर आप ये काम नहीं करते। एज अ सिविल इंजीनियर अगर मैं बात करूं तो सर्वेइंग, आप सर्वेइंग के अंदर करते क्या हो? किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशंस को फाइंड आउट करना। क्लियर? आपको क्या फाइंड आउट करना? पोजीशंस ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करना। अब यह अबव द अर्थ सरफेस हो सकता है, बिलो द अर्थ सरफेस हो सकता है। क्लियर? कैसे कर सकते हो? बाय द डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हो, बाय द इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे आपने डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लिया, एलिवेशन को फाइंड आउट कर लिया, इसके बेसिस पर आपने उस पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट कर लिया। मतलब अल्टीमेटली सर्वेइंग के अंदर आपको किसी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करना है, एवं या बिनाथ द अर्थ सरफेस। क्लियर? तो आप इसकी जो डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन क्या दोगे? ठीक है, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आप सर्वेइंग की डेफिनेशन क्या दोगे? सर्वेइंग इज द साइंस ऑफ, सर्वेइंग, सर्वेइंग इज द, सर्वेइंग इज द साइंस ऑफ, surveying is the science of determining the relative position, determining, determining the relative, relative
position of point, relative position of point on above or on above or beneath the earth surface. क्लियर? कैसे? बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट, बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट और indirect measurement of indirect measurement of distance, direction and elevation क्लियर? ये आपकी सर्वे की डेफिनेशन हो गई है। क्लियर? कि सर्वेइंग मतलब क्या? किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करना, डेट्स कॉल्ड द सर्वेइंग। क्लियर? ये आपकी सर्वेइंग कहलाती है। अब नेक्स्ट, सर्वेइंग जो आपका होता है यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आपका क्या होता है? क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो गई? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की अगर बात की जाए तो जो सर्वेइंग आपका होता है यह आपके दो प्रिंसिपल पर काम करता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि दो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं सर्वेइंग के। सबसे पहला आपका होता है ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, और ये बहुत बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और ऑप्शंस यहाँ पे पार्ट टू द होल भी आ जाता है। तो याद रखना है कि जो बेसिक प्रिंसिपल इसका पहला है, ऑलवेज वर्क हम करते हैं फ्रॉम द होल टू द पार्ट, ना कि पार्ट टू द होल। कैसे करेंगे? होल टू द पार्ट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो सेकेंड यहाँ पे प्रिंसिपल होता है, बेसिक प्रिंसिपल, वो होता है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम द टू कंट्रोल पॉइंट। मतलब दो कंट्रोल पॉइंट मुझे पता होंगे, दो पॉइंट पता है, उन दो पॉइंट से हम थर्ड पॉइंट की लोकेशन को मार्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? थर्ड पॉइंट की लोकेशन को मार्क कर रहे हैं। तो दो बेसिक प्रिंसिपल हमारे सर्वेइंग के यहाँ पे हो गए हैं। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। क्लियर? पहला जो प्रिंसिपल यहाँ पे है वो मैंने क्या बताया? ऑलवेज वर्क फ्रॉम द होल टू द पार्ट, होल टू द पार्ट। क्लियर? होल टू द पार्ट अपन काम करेंगे। और सेकंड मैंने आपको क्या बताया? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम, बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू कंट्रोल पॉइंट, टू कंट्रोल पॉइंट। क्लियर? ये दो
बेसिक प्रिंसिपल होते हैं आपके सर्वेइंग के, ठीक है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब जो पहला प्रिंसिपल है, आप यहां पे देखो क्या लिखा है, ऑलवेज वर्क फ्रॉम द होल टू द पार्ट। क्लियर। होल प्रोजेक्ट को आप पार्ट्स में क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। होल प्रोजेक्ट पे आप क्या कर रहे हो, पार्ट्स में आप काम कर रहे हो। इससे क्या होगा, अगर आप पार्ट्स में काम करोगे तो इससे क्या होगा, हाँ, इससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक समझो कि आप स्टडी कर रहे हो, यहाँ सिलेबस की मैं बात करूं तो आपको सिविल के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप। क्लियर। फॉर एग्जांपल सर्वे ले लिया, सॉइल ले लिया, और आपने एक और सब्जेक्ट ले लिया फ्लूइड मैकेनिक्स ले लिया। आप मैं बोलूं तीनों किताबें आप सामने रख लो और तीनों को एक साथ पढ़ो, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी पेज पढ़ो, सॉइल का भी पढ़ो और सर्वेइंग का भी पढ़ो, तो होगा क्या, आपको वो समझ आएगा क्या, नहीं आएगा। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि होल टू द पार्ट अगर आप काम करोगे, तो अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कोई एरर आपकी आ जाती है तो आप इजीली उसको लोकलाइज कर सकते हो। सेकेंड, आप एक्यूमुलेशन से उसको प्रिवेंट कर सकते हो। क्लियर। अगर किसी पार्ट में एरर आई है तो आप एरर को क्या करो, सॉल्व आउट कर दो, जिससे उस एरर का एक्यूमुलेशन बच जाए। क्लियर। अगर एक्यूमुलेट हो जाएगी तो वो एरर आपकी क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। क्लियर। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो आपको यही बताता है। क्लियर। तो अपन समझ लेते हैं इसमें, पहला क्या है, टू वर्क फ्रॉम, टू वर्क फ्रॉम द होल टू द पार्ट, होल टू द पार्ट। और ये करने से फायदा अपने को क्या हो रहा है, फायदा देखते हैं अपन अपना। फायदा ये हो रहा है, द मेन आइडिया ऑफ वर्किंग फ्रॉम द मेन आइडिया of working from of working from whole to the part, working from whole to the part, whole to the part, whole to the part is to localize the error, is to localize the error and prevent their accumulation, and prevent their accumulation। क्लियर। और उसके एक्यूमुलेशन को रोकना है आपको। क्लियर। सेकंड अपना क्या है, लोकेशन ऑफ, सेकंड अपना प्रिंसिपल क्या है इसको समझते हैं। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम, बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू कंट्रोल पॉइंट, टू कंट्रोल पॉइंट। ये हमारा सेकंड क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, इसके अंदर आपके पास दो रेफरेंस पॉइंट होंगे और उससे आपको तीसरे पॉइंट की क्या करना है, रिलेटिव पोजीशन को मार्क करना है।
ठीक है, तो अपन वो पॉइंट लिख लेते हैं। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट टू बी द रिलेटिव पोजीशन the relative position of the point position of the point of the point to be surveyed should be located to be surveyed should be located by measurement should be located by measurement from at measurement from at least 2 point of reference 2 point of reference क्लियर, एटलीस्ट दो पॉइंट आपके पास रेफरेंस के होना चाहिए। क्लियर, और ये जो 2 पॉइंट है इसकी जो लोकेशन है वो फिक्स होनी चाहिए। क्लियर, द पोजीशन ऑफ विच हैव बीन द पोजीशन, क्लियर, ये जो 2 पॉइंट आप रेफरेंस ले रहे हो ना, तो द पोजीशन ऑफ विच हैव बीन क्या होनी चाहिए, ऑलरेडी फिक्स्ड। ऑलरेडी आपका क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, तो अपन यहां पे लेते हैं 2 पॉइंट ले लेते हैं P एंड Q। क्लियर, लेट P एंड Q 2 पॉइंट अपन यहां पे कंसीडर करते हैं। क्लियर, बी द रेफरेंस पॉइंट, बी द रेफरेंस पॉइंट। क्लियर, कहां पे, ऑन द ग्राउंड। क्लियर, एनी अदर पॉइंट और वो अदर पॉइंट अपन ने कंसीडर कर लिया R, कैन बी लोकेटेड बाई अब कैसे करोगे, लोकेटेड बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट मेथड। अभी मैं बता रहा हूं फॉलोइंग डायरेक्ट मेथड, यहां पे लिख तो दिया है, वो कौन सी डायरेक्ट मेथड आपकी है जिनकी हेल्प से आप एक तीसरे पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। क्लियर, तीसरा पॉइंट आपने क्या कंसीडर किया है, R पॉइंट आपने कंसीडर किया है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं मेथड्स को। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे समझना, मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला है, मैंने बोला है कि मेरे पास 2 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं, मेरे पास 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पे P और दूसरा पॉइंट हमारा हो गया Q, दैट इज द कंट्रोल पॉइंट जिनकी पोजीशन ऑलरेडी ग्राउंड पर क्या है, फिक्स है। अब आप तीसरा पॉइंट लोकेट करना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, पॉइंट R को आप यहाँ पे 2 आर्क मार्क के, सेम स्केल के 2 आर्क, आप क्या करते हो, यहाँ पे पॉइंट रखोगे, पेंसिल इसके हाफ से ज्यादा रेडियस मतलब एक लेंथ आपने ले ली। क्लियर, तो हाफ से ज्यादा ले लिया और यहाँ पे एक आर्क लगाया और इस पर रख के यहाँ से एक आर्क लगाया, मतलब यहाँ पर मैंने एक आर्क लगाया। ठीक है, इधर से मैंने मार्क किया तो ये एक आर्क लगाया,
और यहां से मैंने मार्क किया तो ये दूसरा आर्क लग गया। क्लियर, इस टाइप से ही लगेगा। यहाँ पे क्यू पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक आर्क हो गया और एक आर्क आपका ये हो गया, दो आर्क लग गए। अब ये दो आर्क आपने लगाए तो एक आपको यहाँ पे नया पॉइंट मिल गया, मिल गया। ठीक है, एक ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया है। क्लियर, दैट इज द आर पॉइंट, दैट इज द आर पॉइंट। तो देखो दो पॉइंट आपके पास थे, उसकी हेल्प से आपने आर पॉइंट यहाँ पे बना दिया। क्लियर, तो कैसे किया ये पॉइंट आर को मार्क आपने? हाँ देखो, पॉइंट आर कैन बी प्लॉटेड बाई, पॉइंट आर can be plotted by, can be plotted by swinging the two arc, swinging the two arc to the same side, to the same side। क्लियर, और ये आप यूज कहां करते हो? चेन सर्वेइंग जब आप करोगे उसमें आप इसको यूज करते हो। क्लियर, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन, दिस प्रिंसिपल is used in चेन सर्वेइंग। जब आप चेन सर्वे करोगे तब आप इस प्रिंसिपल का यूज करते हो। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली मेथड। क्लियर, अब दूसरी मेथड पे आते हैं। अब दूसरी मेथड में क्या है, मेरे पास फिर से दो पॉइंट मार्क हैं। ठीक है, एक तो मेरे पास ये P पॉइंट है और दूसरा मेरे पास क्या है, Q पॉइंट है। क्लियर, सेट स्क्वायर आपका होता है, सेट स्क्वायर की हेल्प से आप यहाँ पे क्या करोगे, नाइन्टी डिग्री का आपका एंगल बन जाएगा। ठीक है, और यहां कोई आप आर पॉइंट क्या कर दोगे, लोकेट कर दोगे। क्लियर, तो सीधा सीधा मिड पॉइंट निकाला, सेट स्क्वायर लगाया, मतलब 90 डिग्री का आपने एंगल यूज कर लिया और यहां से आपने सेकंड पॉइंट को क्या कर दिया, मतलब जो तीसरा पॉइंट आपका है उसको लोकेट कर दिया। क्लियर, तो द पॉइंट आर कैन बी, the point R can be plotted by, can be plotted by using सेट स्क्वायर। ठीक है, सेट स्क्वायर का यूज करके आपने इसको प्लॉट कर दिया। क्लियर, क्लियर। इस प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रिंसिपल आपका होता है, जब हमें सर्वेइंग के अंदर डिटेलिंग को डिफाइन करना होता है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग बतानी है, तब हम इस प्रिंसिपल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्या बोलोगे, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर, दिस प्रिंसिपल, दिस
प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर defining details, क्लियर। डिटेल्स को अगर डिफाइन करना है तब हम इस प्रिंसिपल का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड, जो हमारी डायरेक्ट मेथड है। इसमें भी मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट आपके फिक्स हैं। 2 पॉइंट तो कंट्रोल आपके पास होंगे ही, ठीक है। एक आपका ये हो गया P पॉइंट और ये हो गया आपका Q पॉइंट। अब क्या किया, इस Q पॉइंट से मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, एक एंगल ड्रॉ कर दिया। ये एंगल फॉर एग्जांपल अल्फा हो गया, और इसकी हेल्प से मैंने एक नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो मैंने R को लोकेट कर दिया, क्लियर। क्लियर। तो अब ये जो R पॉइंट आपका यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ये कैसे आपने ड्रॉ किया है, R पॉइंट जो ड्रॉ किया है वो कैसे ड्रॉ किया है, तो पॉइंट R कैन बी प्लॉटेड point R can be plotted either by means mean of a protractor, स्पेलिंग गलत लिख दी, प्रोटेक्टर और टिग्नोमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो आपका प्रिंसिपल है कहाँ पे यूज करते हो, तो जब हम ट्रैवर्जिंग करते हैं, क्या करते हैं, जब हम ट्रैवर्जिंग करते हैं तो ट्रैवर्जिंग के टाइम पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है, इस प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है, क्लियर। ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको कि कहाँ पे यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर। तो दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर दिस प्रिंसिपल is used for this principle is used for ट्रैवर्जिंग। इस प्रिंसिपल का हम जो यूज करते हैं वो कहां करते हैं, ट्रैवर्जिंग में हम यूज करते हैं, क्लियर। तो हमारा जो पहला पार्ट था सर्वेइंग के इंट्रो की हमने जो बात की थी, तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा हुआ यहाँ पे, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन में हमने सर्वे की डेफिनेशन को समझा, और हमने समझा कि जो हमारा सर्वे होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, इसके 2 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, और उन दोनों बेसिक प्रिंसिपल को हमने यहाँ पे समझ लिया है, क्लियर। क्लियर है तो बताएं जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे अब देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ
सर्वे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन अपन किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन एक्यूरेसी डिजायर्ड, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी डिजायर्ड। इसके बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो सर्वेइंग को दो पार्ट में आपका क्लासिफाइड किया गया बेस्ड ऑन एक्यूरेसी डिजायर्ड। ठीक है? फर्स्ट आपका आ जाएगा प्लान सर्वे। ठीक है? और दूसरा आपका आ जाएगा जियोडेटिक सर्वे। ठीक है? पहला क्या आ जाएगा आपका? प्लान सर्वे, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका? जियोडेटिक सर्वे। क्लियर? आप समझते हैं अपन यहाँ पे प्लान सर्वे क्या है आपका? तो प्लान सर्वे आपका क्या होता है? देखो, जो आपका शेप ऑफ अर्थ होता है, आप सर्वे कहाँ कर रहे हो? अर्थ सरफेस पे कर रहे हो। तो अर्थ सरफेस आपकी स्ट्रेट तो होगी नहीं, प्लेन तो होगी नहीं। क्लियर? तो जो शेप ऑफ अर्थ होता है, कहने का मतलब जो कर्वेचर होता है अर्थ सरफेस का, उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे में हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर? तो इन प्लेन सर्वे क्या बोलोगे आप? इन प्लेन सर्वे, इन प्लेन सर्वे शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, और शेप ऑफ अर्थ मतलब कि कर्वेचर आपका हो गया। ठीक है? शेप ऑफ अर्थ मतलब क्या हो गया? कर्वेचर इज नॉट कंसीडर्ड, इज नॉट कंसीडर्ड, इसको कंसीडर्ड नहीं किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि प्लेन सर्वे में जब हमने कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं किया है, मतलब हम जब स्मॉल सर्वे वर्क करेंगे तब हम प्लेन सर्वे को एडॉप्ट करेंगे। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे? प्लेन सर्वे एडॉप्टेड, प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वे adopted if the area, adopted if the area under survey is small, area under survey is small। क्लियर? मतलब स्मॉल, तो एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया जो आपका होगा, एरिया लेस देन 100
स्क्वायर माइल। क्लियर? इससे कम आपका क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। ठीक है। अब अगर हमने कर्वेचर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है इस सर्वे के अंदर, तो जो एक्यूरेसी की बात होगी एज कंपेयर टू अदर सर्वे, मतलब जो हमारा सेकंड टाइप है उसके कंपैरिजन में इसकी एक्यूरेसी आपको कम मिलेगी। क्लियर? तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज कंपैरेटिवली लो, कम रहेगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी में इफेक्ट देखते हैं अगर हम कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं तो। इफेक्ट ऑन एक्यूरेसी, इफेक्ट ऑन एक्यूरेसी, इफेक्ट ऑन एक्यूरेसी ड्यू टू नेग्लेक्टिंग द अर्थ कर्वेचर, ड्यू टू neglecting the earth कर्वेचर। अगर आप अर्थ कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर देते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है। देखो इफेक्ट यहाँ पे क्या पड़ने वाला है, अगर हम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर करते हैं। क्लियर? सपोज मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास दो पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पे देखो आप, ये दो पॉइंट हैं। ठीक है, तो हमने कर्वेचर तो कंसीडर किया नहीं है, और कर्वेचर अगर मैं कंसीडर नहीं करता हूं तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो मुझे कितनी मिलती है, 12 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट में आपका कितना आ गया, 12 किलोमीटर आपका आ गया है। ठीक है। और अगर मैं यहीं पे आपसे ये बात करूं कि मैंने क्या किया कि कर्वेचर को अगर मैं कंसीडर कर लूं, किसको कंसीडर कर लूं, कर्वेचर को अगर मैं कंसीडर कर लूं, ठीक है, अगर मैं कर्वेचर को क्या कर लूं, कंसीडर कर लूं, तो जो डिफरेंस इन मेजरमेंट आपको मिलेगा, डिफरेंस इन मेजरमेंट आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो एक्चुअल डिस्टेंस आपकी आई है यह 1 सेंटीमीटर ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। क्लियर? तो मैं ऐसा बोल दूं यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ली है, ये जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ली है ये आपकी मेजर्ड डिस्टेंस है, और ये जो आप देख रहे हो ये आपकी एक्चुअल डिस्टेंस है।
ठीक है, अगर मैं कर्वेचर को कंसीडर करता हूं तो मुझे 1 सेंटीमीटर ज्यादा मिलेगा। क्लियर। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि 1 सेंटीमीटर जो आपका है, अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो 10⁻⁻5 किलोमीटर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10⁻⁻5 किलोमीटर आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है, ये आया है, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 10⁻⁻5 मतलब 0.00001 किलोमीटर। ये आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्टेंस आपकी, एक्चुअल डिस्टेंस, और ये एक्चुअल डिस्टेंस कब की है? जब आपने क्या किया? व्हेन कर्वेचर, कर्वेचर इज कंसीडर्ड। तो एक्चुअल डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा? देखो, ये मिलेगा आपको 12.00001 किलियर। मतलब ये जो डिस्टेंस आपकी होगी यहाँ पे, ये कितनी आएगी आपकी? 12.00001 किलोमीटर। ये इफेक्ट पड़ेगा आपको अगर आप कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हो तो। क्लियर। ये डिस्टेंस, ये मतलब इतना फर्क आपको पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसी पॉइंट के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मेजर्ड एज, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट मेजर्ड एज 12 किलोमीटर, measured as 12 kilometer, neglecting the shape of earth, neglecting, neglecting the, neglecting the shape of earth, neglecting the shape of earth is actually 1 centimeter smaller, is actually 1 सेंटीमीटर स्मॉलर। कितनी आती है? 1 सेंटीमीटर आपकी स्मॉलर आ रही है। ठीक है, इफ द, अब आपको ये बता दिया मैंने यहाँ पे, इफ द शेप ऑफ अर्थ इज एक्चुअली कंसीडर्ड, if the shape of earth, shape of earth is actually considered, is actually considered in calculation, then आप देख ही रहे हो, आपके सामने कैलकुलेशन है सारी, आपको जो एक्चुअल डिस्टेंस मिलेगी वो कितनी मिलेगी? ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट आपका क्या आता है? नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड, जियोडेटिक सर्वे।
अब जियोडेटिक सर्वे आपका क्या कहलाता है, इसके अंदर आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे शेप ऑफ द अर्थ को। क्लियर? इन दिस टाइप ऑफ सर्वे, इन दिस टाइप ऑफ सर्वे, इन दिस टाइप ऑफ survey, the shape of earth is considered, the shape of earth मतलब कि कर्वेचर, मतलब कि कर्वेचर इज कंसिडर्ड, कर्वेचर इज कंसिडर्ड। क्लियर? लार्ज एरिया के लिए आप इसको लोगे तो क्या बोलोगे, दिस इज जनरली एडॉप्टेड, दिस इज generally adopted when the area under survey, when the area under survey is large। ठीक है? ठीक है, मतलब यहां पर एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया ग्रेटर देन 100 स्क्वायर माइल आपका हो जाएगा। स्क्वायर मीटर में आप कन्वर्ट कर लेना इसको, स्क्वायर मीटर के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। क्लियर? अब इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होगी क्योंकि शेप ऑफ अर्थ आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। क्लियर? तो द एक्यूरेसी ऑन द मेजरमेंट इज फाउंड टू बी मोर। क्लियर? accuracy on the measurement accuracy on the measurement is found to be more, is found to be more। ठीक है? तो ये आपका सर्वे जो अपन ने यहाँ पे क्लासिफाइड किया है, वो सर्वे को क्लासिफाइड किया है बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी डिजायर्ड, हमें कितनी एक्यूरेसी डिजायर्ड है। अब इसी टाइप से अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ फील्ड सर्वे क्या है, क्लियर, उसके बेसिस पर भी हम सर्वे को क्लासिफाइड करते हैं। क्लियर? तो इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? अगर कोई डाउट रहता है तो आप ग्रुप पर पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू।